हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज हमने मोटर कार फैसिलिटी पढ़नी है। क्वाइट चुप हो जाओ एकदम। परक्यूजिट्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़ा था, उसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे। और मोटर कार फैसिलिटी आज हमें पढ़नी है। मोटर कार फैसिलिटी एक परक्यूजिट है, यानी कि मैं आपको ट्रैवलिंग अलाउंस ना दे करके एक मर्सिडीज बेंज की चाबी दे दूं, आप मेरे ऐसे एम्प्लॉय हैं, तो ये क्या है आपके लिए मोटर कार फैसिलिटी। अब मोटर कार फैसिलिटी में देखना, दो चीजों में डिवाइड किया मोटर कार फैसिलिटी को हमने, एक तो कार और एक उसका मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या आता है? मेंटेनेंस के अंदर आता है आपका पेट्रोल, उसकी सर्विसिंग मतलब जो भी चीजें उसकी मेंटेनेंस में लगती है, रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस। तो हमने क्या कहा, मोटर कार फैसिलिटी दी जाती है दो तरीके से, कि मैं आपको मर्सिडीज बेंज की चाबी भी दे दूं और साथ में पेट्रोल भी डलवा दूं उसमें। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। अब देखना जरा ध्यान से कि पहले केस में मैंने क्या बोला कि मोटर कार फैसिलिटी किसने दी है? एम्प्लॉयर ने। लेकिन रनिंग एंड मेंटेनिंग के एक्सपेंसेस किसने बियर किए हैं? एम्प्लॉय ने। तो एक बात बताओ, मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी दूं और पेट्रोल तुम डलवाओ, तो मेरे द्वारा दी गई फैसिलिटी तुम्हें क्या है? सिर्फ मोटर कार ना। तो दैट इज आवर सैलरी, दैट इज योर सैलरी। तो मैंने देखो यहाँ क्या लिखा, फैसिलिटी क्या है जी? कार। वट एवर वी आर रिसीविंग इज अवर फैसिलिटी। और परक्यूजिट, ठीक है जी, तो परक्यूजिट कौन सा है जी? कार है, क्योंकि कार एम्प्लॉयर ने दी थी, जो दूसरा कोई देता है वो हमारा परक्यूजिट है। अच्छा, दूसरे केस में एम्प्लॉयर ने कार दी थी और एम्प्लॉयर ने ही रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस दिए थे, तो फैसिलिटी क्या थी? कार प्लस रनिंग एंड मेंटेनिंग। तीसरे केस में कार घर से ले आया था एम्प्लॉय और रनिंग एंड मेंटेनिंग किसने दिए थे? एम्प्लॉयर ने। तो फैसिलिटी क्या है? सिर्फ रनिंग एंड मेंटेनिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? तो जो भी रिसीव होगा, अब इसकी टैक्सेबिलिटी पढ़नी है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट केस के अंदर क्या टैक्सेबल होगा? सर वैल्यू ऑफ कार, है ना। सेकंड केस में क्या होगा? सर वैल्यू ऑफ कार प्लस रनिंग एंड मेंटेनिंग। इज इट क्लियर टू यू? एंड थर्ड केस में सर एज देयर इज नो कार, सो रनिंग एंड मेंटेनिंग व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। सो मेक इट फास्ट, जल्दी से बना लो इसको ऐसे, फिर उसके बाद में मैं तुम्हारे को इसकी टैक्सेबिलिटी के रूल बताता हूं। अभी तो मैंने ये बताया कि फैसिलिटी यानी कि परक्यूजिट क्या है आपके हाथ में, ठीक है जी। पर्क्स क्या है? जल्दी जल्दी नोट करो। ठीक है जी, ओके, बना लिया ना? जल्दी जल्दी बना लो फटाफट से, ज्यादा टाइम मत लगाओ। हटा दूं इसको यहां से? चलो अभी नहीं हटाते। चलो अब एक डायग्राम बनाएंगे अपने पास। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ट्रिपल आई, रूल 3 सबसेक्शन 2, ठीक है जी। तो हमारे पास में क्या है? मोटर कार फैसिलिटी। और ये कौन सा वाला केस है? केस 1 है। कार किसने दी है? एम्प्लॉयर ने। और रनिंग एंड मेंटेनिंग किसके हैं? सर एम्प्लॉय के हैं। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू क्या है? सिर्फ कार। ओके सर, इफ कार यानी कि मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल पर्पस,
ऑफिशियल पर्पस। अब देखो तुम बताना, मेरे को तो आता ही नहीं है, तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसा ठीक ठीक लगा लूंगा। मान लो तुम मेरे साइट इंजीनियर हो, मेरे इंजीनियर हो, और मैं तुम्हें साइट पे भेजने के लिए गाड़ी दे रहा हूं, तो उससे तुम्हारा कोई बेनिफिट हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? सर वो तो चल के ना जाके गाड़ी से जाऊंगा। ये लो, चल के ना जाकर के गाड़ी से जाऊंगा, ये कोई बेनिफिट थोड़ी है। ये चला भी मैं ही रहा था तुम्हारे को, ये चला भी मैं ही रहा था तुम्हारे को, और गाड़ी भी मैं ही दे रहा हूं। अगर आप आए थे घर से तो आपको तो ऑफिस में बैठ के काम करना चाहिए था। साइट विजिट करने के लिए, साइट विजिट करने के लिए मैंने आपको क्या दे दी? एक कार दे दी, तो ये आपके हाथ में कोई बेनिफिट थोड़ी है। पैर में दर्द नहीं होगा। पैर, बेकार की बातें नहीं करनी, पैर में दर्द नहीं होगा। अपने काम के लिए भेज रहा है वो, अपनी सोच को बदलो, पैर में दर्द नहीं होगा, नालायक। ठीक है ना? तो ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर मिलेगा तो ये टैक्सेबल बेनिफिट नहीं है, तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट कर दूं। देखो रूल्स को याद करना कितना आसान है, फुल्ली एग्जम्प्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं एक बात कह देता हूं, अगर आप ऐसे ही समझना चाहते हैं तो ऐसे ही ठीक है कि सर इफ मोटर कार फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय देन इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट इन केस फॉर ऑफिशियल। इज इट क्लियर टू यू? मैं कोई लॉजिक लगा ही नहीं रहा। सर आप बिल्कुल सही हो, लेकिन सर मैं अगर होता तो मैं क्या पता मेट्रो से जाता है, मैं बाइक से जाता है, लेकिन सर आपने मेरे को कार, मतलब आप सोचो ना कि आप एज एन एम्प्लॉय टैक्स पे करना चाह रहे हो, कितने अच्छे हो आप, और आगे आप जाकर के एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लोगों को बोलोगे कि सर जो टैक्सेबल नहीं भी है ना, जो लॉजिकल नहीं भी है टैक्सेबल ना, उस पर भी टैक्स पे करो। थैंक यू, गुड गोइंग। You will definitely receive your fee on higher basis. नहीं सर वो हाँ जो बोलेगा नालायक, मतलब पंगे लेने हैं टीचर के साथ में कि टीचर तुम्हारे को थोड़ा सा लीनियंट होके पढ़ा रहा है तो उससे पंगे लो। इधर देखो, अगला देखो, अगर मिला है पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल, या फिर फॉर पर्सनल पर्पस ओनली, फॉर पर्सनल, एक सेकेंड ठहर, फॉर पर्सनल पर्पस, अगर पर्सनल पर्पस के लिए मिला है पूरा का पूरा फुल्ली, अच्छा फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, यहां मैं बता रहा हूं। अब यहां पे ना दो केस बनेंगे बच्चों, मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले सुन लो समझ लो, बाद में अपना डायग्राम बना लेना। अब एम्प्लॉयर ने जो गाड़ी दी है ना, वो गाड़ी दो तरह की गाड़ी हो सकती है, छोटी बड़ी नहीं। देखो एम्प्लॉयर ने जो दिया है, जो मोटर कार फैसिलिटी दी है, या तो वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, या फिर ये रेंट पे हायर पे लेके दी है, टेकन ऑन हायर, टेकन ऑन रेंट, तो लिख दूं टेकन ऑन रेंट एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। अब देखो रेंट फ्री एकोमोडेशन के अंदर भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, और उसमें भी सेम ही चीज होती थी, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे भी सेम है, याद करना कितना आसान हो गया, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार is taxable perquisite। ओके अच्छा, टेकन ऑन रेंट एंड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। बताओ आप तो खुद ही समझदार हो, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल। in the hands of employee। ठीक है सर? अच्छा अब देखो ध्यान से सुनना, कृपया ध्यान दें। अब मैं ना तुम्हारे साथ में ना थोड़ा सा और ज्यादा, मेरे को लगा तुम मेरे प्रीमियम बच्चे नहीं, प्रीमियम एम्प्लॉय हो, तो मैंने कहा अरे
साहब को गाड़ी ना चलानी पड़े, इसके लिए ड्राइवर भी दे देता हूं, और प्यार आ गया तुम्हारे पे। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने तुम्हारे को ड्राइवर भी दे दिया। इसको भगाते हैं यहां से नीचे से। तो देखो ड्राइवर भी तुम्हारे हाथ में ड्राइवर भी तुम्हारे हाथ में एक बेनिफिट है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने तुम्हारे को ड्राइवर दिया, तो यहां पे मैंने टैक्सेबल के अंदर है ना एक चीज और जोड़ दी दोनों के साथ में, प्लस और प्लस। सैलरी पेड टू ड्राइवर, सैलरी पेड टू ड्राइवर इफ एनी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑप्शनल है। और जनरली है ना यहां पे नहीं होता, क्योंकि जब मैं आपको टैक्सी लेकर के देता हूं, ड्राइवर उसके साथ ही आता है जनरली। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं जी, आपको रूल्स याद हो गए। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलेगा तो फुली एग्जाम, और अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं मिलेगा, पर्सनल पर्पस, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए मिलेगा, तो पूछेंगे सर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और टेकन ऑन रेंट और प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय। इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर देन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, नॉट WDV, 10% of original cost of car shall be taxable in the hands of employee, and if it is the case of hire, तो हम क्या कहेंगे, hire charges paid by employer on behalf of employee shall be taxable in the hands of employee, simple, okay। और साथ में सैलरी पेड टू ड्राइवर इफ एनी, अगर कोई ड्राइवर भी होगा उसकी सैलरी पे की होगी तो वो भी। अच्छा, ये बना लिया आप लोगों ने, ये बना लो, फिर मेरे को यहाँ से हटाना है, जल्दी जल्दी बना लो ऐसे। थर्ड पॉइंट मैं लिखूंगा ना, तभी तो मेरे को बनाने के लिए जगह चाहिए। पहले बना दूं? अच्छा चलो बना देता हूँ फिर। यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल। नहीं होता जनरली नहीं होता। पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, ठीक है। अब यहाँ पे ना फर्दर फेयर वेरिएशन है हमारे पास में, कि बताओ जी बिग कार होगी या स्मॉल कार होगी। बिग कार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं कैसे कुछ करूं। स्मॉल कार, ठीक है जी, मजाक मत करो, ठीक है जी। अगर सुनो जी, हमारे पास में 1.6 लीटर से नीचे है, लेस देन 1.6 लीटर से, हाँ लीटर्स, लेस देन 1.6 लीटर और 1600 सीसी अगर कार है, ये इंजन कैपेसिटी है 1.6 लीटर, एवरेज नहीं, अभी बताता हूं इसका मतलब। तो ये कार क्या है जी, स्मॉल कार, अभी बताता हूं इसका मतलब 1.6 लीटर का मतलब। अदरवाइज ये बिग कार है। कृपया ध्यान दें, आप इंजन कैपेसिटी का आपकी इनोवा के पीछे लिखा हुआ होता है ना 2.4 शायद समथिंग ऐसे करके कुछ, वो पता क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि ना, एक होता है ऑयल टैंक, एक होता है इंजन का ऑयल टैंक। इनिशियली गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए उतना इंजन के अंदर पेट्रोल होना ही चाहिए, फ्यूल होना ही चाहिए, तो वो उस कैपेसिटी की बात कर रहा है। 1.6 लीटर तेल आता हो गाड़ी में, ऐसा नहीं कह रहा मैं, इंजन में तेल आता हो 1.6 लीटर। एक ऑयल टैंक होता है जो पीछे होता है जिसमें तुम तेल डलवाते हो, और एक आगे होता है इंजन ऑयल टैंक। तो वो जो है ना, इंजन के अंदर जितना तेल भरता है उसके बाद में वो चलती है गाड़ी, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सीधी सी बात है,
1600 सीसी से ऊपर अगर की गाड़ी होगी, क्वेश्चन में गिवन होगा, तो वो बिग कार है, अदरवाइज स्मॉल कार। ठीक है जी, कोई शक? अच्छा जी, अगर बिग कार है तो हमारे पास में 2400 रुपए पर मंथ जो है वो टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है जी, 2400 रुपए पर मंथ। टैक्सेबल क्या है सर? टैक्सेबल है 2400 रुपए पर मंथ। और अगर स्मॉल कार है तो सर टैक्सेबल कितना है? 1800 पर मंथ। नहीं बेटा, इसी के लिए होगा जिसके लिए बता रहा हूं, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल। फुल्ली क्वेश्चन गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि कहां पे केस है। वो कहेगा कि मिस्टर एक्स को प्रोवाइड की गई है मोटर कार फैसिलिटी फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल पर्पस, ऐसा बोलेगा वो। जादू थोड़ी है कि तुम अपने आप लगा दोगे। अच्छा सुनो, अब ये बिग और स्मॉल कार के साथ में भैया ड्राइवर भी तो आ सकता है ना, तो यहाँ पे ड्राइवर का रेट फिक्स है 900 पर मंथ, दोनों केसेस में 900 पर मंथ। अच्छा सुनो, क्या सुनो, मैं तुम्हारे को एक बात बताऊं, ये जरा 2400 को ना 600 और 900 कर लो, 2400 और 18। हाँ मैं ठीक करवा रहा हूँ इसको, यहाँ पे 600 और यहाँ पे 900 कर। क्यों? क्योंकि वो कहीं और आएगा, वो तब आएगा जब कार प्लस रनिंग एंड मेंटेनिंग होगा। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? सिर्फ कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। रनिंग एंड मेंटेनिंग किसके हैं? एम्प्लॉय के हैं। तो रेट कितना है जी बिग कार का? 900 और स्मॉल कार का 600। ठीक है जी, अब वो सेकंड केस में आएगा। ठीक है जी, ये आपने लिखा, नोट किया आपने? जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, फिर मेरे को दूसरा भी तो बनाना है। ये हमारा केस 1 है बच्चों। यहां पे लिख लेना फॉर ड्राइवर। ड्राइवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बिल्कुल सर, गिवन होगा। जैसे कुछ नहीं गिवन होगी, कार गिवन होती है। सिर्फ कार हो तो सिर्फ कार ही लेंगे, ड्राइवर नहीं लेंगे। ड्राइवर इफ एनी। हाँ जी, अब देखो अगला केस 2 देखो बेटा। और केस 2 के अंदर क्या डिफरेंस है? केस 2 के अंदर हमारे पास में गाड़ी भी कौन ले आता है? एम्प्लॉयर ही दे देता है ना। तो अब देखो, ऑफिशियल पर्पस के लिए दी फुल्ली एग्जाम, पर्सनल पर्पस के लिए दी, तो ये सेम ही है कार का। तो यहाँ पे दूसरी चीज एक टैक्सेबल होने वाली है, वो क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं, रनिंग एंड मेंटेनिंग। ये भगवान कैसे बच्चे हैं? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस प्लस रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस। ये तुम्हें उसके अंदर करेक्शन नहीं करना, ये तुम्हें खुद बनाना है नया। ये केस 2 है, रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस। इसमें और ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे जो रेट है ना, वो हो जाएगा, तुम्हें तो पहले ही पता है, 2400 और 1800। बनाओ बेटा, दोबारा से बनाओ। ये केस 2 है। सर एंड पे ये रेंट के अंदर नहीं आया कुछ? नहीं, कुछ नहीं है सीसी वाला सेम है। बेटा। जब वो हायर पे लेकर के देता है ना गाड़ी, तो रनिंग एंड मेंटेनिंग ना जिसकी गाड़ी होती है ना, उन्हीं के होते हैं। तो हम सिर्फ उनको हायर चार्जेस दे रहे होते हैं। तो बड़ा इलॉजिकल है कि हमने कोई रेंट पे गाड़ी ली और उसके ऊपर मेंटेनेंस कराई, उसकी सर्विस कराई, हम क्यों कराएंगे?
हायर वाले करेंगे। हायर वाले करवाएंगे जिनके हमारे जिनकी गाड़ी है, जो ट्रांसपोर्टर है, जो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कमर्शियल टैक्सी वगैरह। कमर्शियल टैक्सीज वगैरह, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बेटा। owned by employer में जो running and maintaining charges है वो पूरे सारे टैक्स करोगे जितना भी देंगे। हाँ जी, क्योंकि वो एम्प्लॉय के लिए एक बेनिफिट है ना। कौन है? जल्दी जल्दी बनाओ। कौन? सर आपके लिए सेकंड हो गया जी। अच्छा जी, अब केस 3। वो हुआ नहीं था क्या? केस 3 क्या था बोलो? कार एम्प्लॉय की है, कार एम्प्लॉय लेके आया है और रनिंग एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉयर दे रहा है। ठीक है जी, ओके। अब इसके अंदर रनिंग एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉयर दे रहा है, तो इसके अंदर अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो ये फुल्ली एग्जाम है ना। अगर फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए, फुल्ली पर्सनल पर्पस, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना ना।
मान्या जी को मैंने है ना एक गाड़ी, ये गाड़ी घर से लेके आई, नहीं मैंने गाड़ी नहीं दी, मैं एम्प्लॉयर था, तो मैंने इनको ना गाड़ी नहीं दी, ये गाड़ी घर से लेकर के आई, एक बढ़िया सी चमचमाती हुई एक मर्सिडीज बेंज, और मैंने उसका टैंक फुल करवा दिया, उसका मैंने टैंक फुल करवा दिया, करीब 20,000 रुपए लगे। अब मैं ना मान्या को एक बात कह रहा हूं कि मैडम इस गाड़ी को ना मेरी इजाजत के बिना चलाना मत, क्योंकि तेल इसमें मेरा डला हुआ है। क्या ये गलत है या सही है? सर आप उसकी जितनी की भी आती है, मेरे को तो पता भी नहीं, 40 लाख की 50 लाख की गाड़ी को सिर्फ 20, अरे 1 करोड़ आती होगी, सुन लो नालायको, 500 करोड़ की है, चाहे मुझे कोई मतलब नहीं, 20,000 रुपए का तेल डलवा करके क्या मैं इसकी गाड़ी को अपने यहाँ खड़ी करवा सकता हूँ? तो सर एक काम करना पड़ेगा, अब ये जब गाड़ी लेकर के जाती हैं तो ऑफिशियल पर्पस के लिए भी एक्सपेंस करती हैं वो, मतलब जब मैं इनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूं तो वो पेट्रोल खर्च होता है ऑफिशियल पर्पस के लिए भी और इनके पर्सनल पर्पस के लिए भी, मानते हो? अब ऑफिशियली मैं एम्प्लॉयर था और ऑफिशियल पर्पस में इन्होंने तेल खर्च कर दिया जो मैंने डलवाया था, तो क्या ये टैक्सेबल है? नहीं। लेकिन जो पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल कामों के लिए ये शॉपिंग करती घूम रही हैं उस तेल के पैसे से, तो क्या ये एक परक्यूजिट नहीं है? और क्या ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना एक बात लिखूंगा बेटा, रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, उसमें से अपन माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल पर्पस। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑफिशियल पर्पस, ठीक है जी, माइनस कर दूंगा और जो आ जाएगा ना वो फुल्ली क्या आ जाएगा? पर्सनल पर्पस आ जाएगा, ये टैक्सेबल परक्यूजिट। मतलब मैंने तो इनको दिया था कि आप पूरा पर्सनली यूज कर लेना, लेकिन इन्होंने पूरा पर्सनल यूज नहीं किया, कुछ ऑफिस के लिए भी कर दिया इन्होंने यूज, तो माइनस कर दिया ना जो ऑफिशियल पर्पस के लिए किया। तो बात समझ में? नहीं बेटा मेरी बात सुनो, जब क्वेश्चन ये बोलेगा ना आपको कि रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, वहां लिखा होगा तभी हम मानेंगे। अगर मैंने इनको पर्सनल पर्पस के लिए दिया है और पर्सनल पर्पस में भी ये कुछ ऑफिशियली काम कर लेती हैं उससे, तो वो फिर टैक्सेबल थोड़ी होना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। ठीक है ना? ओके, याद रहेगा। अच्छा जी, और हम यहां कहते हैं तीसरे केस के अंदर पार्टली पर्सनल एंड पार्टली ऑफिशियल, तो इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है? कहते हैं जितने भी रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस किए हैं बाय एम्प्लॉयर, उसमें से आप डिडक्ट कर दीजिए एक्सपेंसेस। एस्ट्रिक का साइन लगा दिया मैंने। कौन से एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए? ये एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? अगर बिग कार है, आपको पता है ना बिग कार का मतलब क्या है, और अगर स्मॉल कार है तो देखो पिछली बारी तुम टैक्सेबल कितना कर रहे थे? 1800 पर मंथ। तो यहाँ पे बिग कार है, सॉरी 2400 पर मंथ, तो बिग कार है तो 2400 पर मंथ माइनस कर देना और रिमेनिंग को टैक्सेबल कर देना, और स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ को माइनस कर देना और रिमेनिंग को टैक्सेबल कर देना। यानी कि पिछली बार जितना टैक्सेबल किया था उसमें से उतना माइनस कर देना। ठीक है जी? अब की बार माइनस कर देंगे उसको, और फिर जो रिमेनिंग आएगा वो हमारा टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। अब देखो, वैसे तो जो गाड़ी अपनी लेकर के आया है
वो ड्राइवर भी अपना ही लेकर के आएगा। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस के साथ साथ ड्राइवर भी प्रोवाइड कर दिया तो ये भी एक रनिंग, ये भी एक परक्यूजिट है। तो मैं यहाँ पे एक बात और लिख देता हूं रेड पेन के साथ में, प्लस 900 पर मंथ, लेकिन ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ड्राइवर इफ एनी। प्रोवाइडर एम्प्लॉयर। हाँ, हाँ provided by- तो ये सारे एक्सपेंसेस का पार्ट हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे और रिमेनिंग जो होगा वो टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। लेकिन अगर उसका अगर ड्राइवर का तो उधर फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो अगर सोच करके देखो, वो गाड़ी भी खुद की लेके आ रहा है और रनिंग एंड मेंटेनिंग भी खुद ही कर रहा है और ड्राइवर भी अपना लेके आया है, तो एम्प्लॉयर ने क्या दिया उसको? फिर तो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट ही नहीं है, फिर तो परक्यूजिट ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, इसको जरा नोट करो। सेकंड केस में ये सेकंड केस के लिए एक चीज पूछ रहा हूं, ये फुली पर्सनल। एक सेकेंड ठहरो, एक सेकेंड ठहरो, एक सेकेंड ठहर जाओ। पहले मैं इसको जरा स्क्रीन पे फिट कर लूं, फिर मैं आपकी बात बताता हूँ आपको। ये था ना अपना केस 3, फिर ऊपर कर दूंगा, मैं स्क्रॉल कर दूंगा। सर मेरी हाँ, एक मिनट ठहर जाओ। हाँ जी, इसके नीचे ना एक नोट लिखना, ये जो हमारे पास में पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी होती है और ये जो कन्वेंस फैसिलिटी होती है, ये सारी एग्जम्प्ट होती है। लिखो, पहले लिखो, चलो लिखवा रहा हूं मैं तुम्हारे को। लिखो, कन्वेंस फैसिलिटी ओब्लिक, कन्वेंस फैसिलिटी ओब्लिक पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, कैब फैसिलिटी जिसको कहते हैं। मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं लिख रहा, मैं क्यों लिखूं? तुम मेरे को अच्छा अपने इस हिसाब से रखवाना चाहते हो। ऑनलाइन में नहीं है आज कोई भी। अच्छा देखो, लिखो कन्वेंस फैसिलिटी, ठीक है, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, provided by employer to employee to cover the distance, to cover the distance from, to cover the distance from office to residence and residence to office shall be fully exempt. ठीक है जी, लिखा आपने। यानी कि अगर आपको कैब फैसिलिटी दी जा रही है, होती नहीं है, तो वो क्या होती है जी, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। मोटर कार थोड़ी है, वो तुम्हारी पर्सनल थोड़ी है, तुम्हारे को उस काम के लिए थोड़ी ना दी गई है कि लो जी तुम्हारे हाथ में मर्सिडीज बेंज की चाबी दे दी। अब तो तुम्हारे साथ में और भी लोग ठूस के जाए जा रहे हैं उसके अंदर, है ना। सर बट उस सैलरी में ऑलरेडी काट देते हैं। हाँ, वो सैलरी का पार्ट तो है, लेकिन टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं गुड़िया, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा लिखो जी, नोट 2, इफ एम्प्लॉयर has provided, if employer has provided more than one car, if employer has provided more than one car for official as well as personal purpose, more than one car for official as well as personal purpose, then only one car shall be considered as being provided for official as well as personal purpose. Official as well as personal purpose, being provided for official as well as personal purpose, and other motor cars shall be considered as, and other motor cars shall be treated as, shall be considered as,
shall be considered as as being provided for fully personal purpose. बात समझ में आई? नहीं आई? देखो जी, ये देखो, कार 1, कार 2, कार 3, 3 कारें दे रखी हैं। अमीर एम्प्लॉई है ये, ठीक है, मतलब वो सुंदर पिच्चई जैसा, ठीक है जी। तो अब एम्प्लॉयर ने 3 गाड़ियां दे रखी हैं उसको, तो तीनों की तीनों किसके लिए हैं? पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए, ठीक है जी। तो उसमें से सिर्फ एक को पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल माना जाएगा और बाकी 2 को पर्सनल पर फुल्ली पर्सनल पर्पस माना जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि किसको, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा आ रही हो। जैसे एक क्वेश्चन था, उसके अंदर एक उसे वो अब्रॉड के अंदर काम कर रहा था और इंडिया के अंदर भी उसे अब्रॉड के अंदर कैडिलैक दी गई और इंडिया के अंदर 1600 से कम थी। अब बताओ इसमें से कौन सा टैक्सेबल लूंगा मैं? कि जिसकी हायर वैल्यू आ रही होगी। जैसे उसके यूएस के अंदर जब वो रह रहा था, जब तक वो उधर था वो पूरा उसके लिए ऑफिशियल यूज कर रहा था, उसके बाद उसका बेटा उधर रह रहा था, वो पर्सनल ऑफिशियल पर्पस तो बिल्कुल ही एग्जम्प्ट होता है ना। उस टाइम जिसको उसका बेटा यूज कर रहा था वो टैक्सेबल होगा, वो पर्सनल होता है पूरा, वो पर्सनल, हाँ। वो टैक्सेबल होगा। इंडिया के अंदर भी तो उसकी फैमिली यूज कर रही थी हाफ का, जब वो अमेरिका के अंदर था, और बाकी टाइम वो ऑफिशियल पर्पस पे यूज कर रहा था आपका। तो दोनों केसेस में कैसे करूंगा? चेक करूंगा ना कि किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। 6-6 महीने के लिए या 6 महीने की, हाँ, जितने महीने के लिए वो आ रहा था और यूज कर रहा था यहाँ पे, उसके हिसाब से जिसकी टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा आ रही होगी ना, वो लूंगा मैं। हाँ। और अच्छा। सेकंड वाला उसमें जिसकी आ रही है वो लूंगा, और सेकंड वाले केस में पूरा लूंगा। हाँ, अच्छा सुनो, अगला लिखो जी, नोट कृपया लिखें, बातें ना करें। अगला लिखो, इफ एम्प्लॉई owes any other automatic conveyance that is two wheeler, मतलब तुम्हारे पास में बाइक है बढ़िया सी, 2 व्हीलर, and it is being used for official as well as personal purpose. मतलब पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, and employer reimbursed the running and maintaining expenses, ठीक है जी। In this case amount of rupees 900 per month shall be deducted from reimbursement to arrive at perquisite value. To arrive taxable perquisite लिख लो, मतलब टैक्सेबल परक्यूजिट निकालने के लिए, ठीक है जी। तो आपने मेरी बात समझी। अगर आपके पास में एक मोटर कार है, मोटर कार नहीं, 2 व्हीलर है, बाइक है, और मैंने उसके अंदर तेल डलवाया, तो जितने का मैंने रनिंग एंड मेंटेनेंस दिया उसमें से 900 रुपए डिडक्ट करोगे और रिमेनिंग अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ये है जी हमारे पास मोटर कार फैसिलिटी। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास में डोमेस्टिक सर्वेंट। सुनो मेरी बात ध्यान से, डोमेस्टिक सर्वेंट का मतलब क्या होता है? स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, ये लोग, ठीक है। यानी कि मैंने एज एन एम्प्लॉयर, अगर तुम्हारे को एज एन एम्प्लॉई अपने पास में कोई डोमेस्टिक सर्वेंट दिया है,
तो ये तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल परक्यूजिट है। अब यहाँ पे ना दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले सुनो बाद में लिखवाऊंगा, और जैसा तुम कहोगे ना वैसा ही लगा लेंगे, ठीक ठाक, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, ये मान्या जी हमारी स्पेसिफिक एम्प्लॉय और ये वृंदा जी हमारी जनरल एम्प्लॉय। स्पेसिफिक और जनरल एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होता है ये भी अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। अभी मान लो कि ये मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबर है मान्या, और मतलब कि मेरे पास में मेरी स्पेसिफिक एम्प्लॉय है, मेरे एक बहुत ही हायर पोस्ट पे, और ये जो है दूसरी वाली ये क्लर्क, वृंदा जो है वो क्लर्क पोस्ट पे है। अब जरा मेरे को अपने दिल से पूछ करके बताओ, अगर मैं मेरे पास में ना दो शेफ हैं, एक का नाम तरला दलाल, दूसरे का नाम संजीव कपूर, मस्त वाले दो कुक है मेरे पास, ठीक है जी। मैंने कहा जी आप में से ना केस 1, मैंने है ना अपने पास से संजीव कपूर को बोला, मैंने कहा जी मान्या मैडम के घर जो कि एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय थी, आप जाओ खाना बना के खिलाओ उनको और बिल्स मैं पे करूंगा, यानी कि सैलरी मैं पे करूंगा आपकी। क्या आपको लगता है कि मान्या की जो प्रोफाइल थी इसके लिए एलिजिबल थी? संजीव कपूर के ऊपर कंसंट्रेट मत करना, थी स्पेसिफिक एम्प्लॉय थी। केस नंबर 2, मैंने क्लर्क के घर भेजा संजीव कपूर को, जाओ जी उनको 5 स्टार होटल वाला खाना बना करके खिलाओ। क्या ये सही था? नहीं सर। बात समझ में आई? तो मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, इफ डोमेस्टिक सर्वेंट एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू specific employee, then it shall be taxable in the hands of employee, specific employee. But if domestic servant engaged by employer provided to non-specific employee or general employee, it shall not be taxable in the hands of general or non-specific employee because he or she was not eligible to grant that perquisite. और ये गलती किसकी थी? मेरी थी, तो उसके ऊपर टैक्स वो क्यों भुगतेगी? मतलब अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, हाँ कौन सा एम्प्लॉय की अथॉरिटी कितनी है। हाँ। मैनेजर है क्या सिंपल सा एम्प्लॉय है? हाँ, अगर सिंपल एम्प्लॉय है तो जनरल में तो उसको स्पेसिफिक परक्यूजिट नहीं मिल सकते, और अगर दे दिए गए हैं तो ये उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये गलती किसकी थी? एम्प्लॉयर की गलती। पहले इसके ऊपर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स पे करता था एम्प्लॉयर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, दैट इज नोन एज फ्रिंज बेनिफिट्स। तो खैर छोड़ो उस बात को, तो अब हमें तो टैक्सेबल के ऊपर कंसेंट्रेट करना चाहिए ना, एग्जाम्पल का थोड़ी ना आएगा क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखना जी, जरा जल्दी लिखना, इफ डोमेस्टिक सर्वेंट डोमेस्टिक सर्वेंट के आगे लिखना जी स्वीपर, गार्डनर, वॉच, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, कोई भी हो सकता है ये। ठीक है जी। अच्छा, और टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी? टैक्सेबल वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉई ओनली। टैक्सेबल वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉई ओनली, वो क्या होगी जी? वो होगी हमारे पास में अमाउंट पेड टू डोमेस्टिक सर्वेंट बाय एम्प्लॉयर माइनस एनी अमाउंट एनी लिख दिया मैंने, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। बात समझे? सोचो मैंने संजीव कपूर को सैलरी दी थी, कितने की सैलरी दी थी भाई साहब? आपको खाना बना के खिलाने के लिए उनको मैंने पे किया था 7 लाख रुपए पर एनम,
और मैंने आप लोगों को बोला, मैंने आपको एम्प्लॉय को बोला कि यार 7 लाख रुपए मैंने उसकी सैलरी दी है, कुछ तो कंट्रीब्यूट करो ना, क्या मैं तुम्हारी सैलरी से 50,000 रुपया काट लूं? तो बेनिफिट कितने का दिया है मैंने? 6,50,000 का। देन इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। 650 शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। बात समझ में आया? और यही चीज है ना मोटर कार फैसिलिटी में भी था, वहां पे मैं लिखवाना भूल गया था, लिख लो पीछे वाले पेज पे जाकर के। और ये ना गोल्डन रूल है, एनी फैसिलिटी किसी भी, चाहे वो आरएफए हो, चाहे मोटर कार हो, चाहे डोमेस्टिक सर्वेंट हो, चाहे आने वाले जितने भी हो, जितने भी परक्यूजिट्स आपको दूंगा उसके लिए अगर कुछ रिकवर कर लिया, दैट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज सैलरी, बिकॉज बेनिफिट वो है जो आपको दिया गया है। जो आपसे रिकवर कर लिया वो तो माइनस हो गया ना, उतने का बेनिफिट कम हो गया ना, वो टैक्सेबल, वो माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो ये सबके लिए एक जनरल रूल है, सबके लिए जनरल रूल है। एनी एक्सपेंडिचर रिकवर्ड, एनी अमाउंट रिकवर्ड बाय फ्रॉम एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट। क्या सर? एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मैंने आपको ये पेन दिया, ये पेन दिया, लो सर ये पेन क्या नाम है 5,000 रुपए का है, और मैंने आपसे बोला, मैंने कहा 5,000 का पेन ले रहे हो, अच्छा 100 रुपए तो दे दो, तो क्या मैंने आपको 5,000 का बेनिफिट दिया? 49 का दिया। तो जो अमाउंट मैंने आपसे रिकवर कर लिया है ना, दैट शैल बी डिडक्ट फ्रॉम परक्यूजिट वैल्यू, टैक्सेबल परक्यूजिट वैल्यू। डाउट है, बोलिए सर। क्वेश्चंस के अंदर कभी-कभी हम एम्प्लॉय के बारे में बता देते हैं और बोलते हैं हमें इसने हमें गार्डनर प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, अब इसके लिए मुझे कीवर्ड नहीं है कि स्पेसिफिक है कि सिंपल है, स्पेसिफिक और जनरल। हाँ वो स्पेसिफिक और जनरल कैसे पता लगाते हैं ये भी अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। जैसे मोटर कार के बारे में पता लग गया कि बिग और स्मॉल कब कब होती है। अच्छा सुनो, ये लिख लिया आप लोगों ने? अब मेरी एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक नोट लिखवाऊंगा, तुम लोगों से पहले लिखवाई देता हूं, चलो लिखो नोट। इफ गार्डनर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, नोट लिखो, इफ गार्डनर फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय and also rent free accommodation within bracket लिखना owned by employer and also rent free accommodation provided to employee which is owned by employer, then हाँ owned by employer, then taxable then salary paid to gardener shall be exempt in the hands of employee. Then salary paid to gardener is exempt in the hands of employee. समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, मैं समझाता हूं तुम्हारे को, ध्यान से सुनो। पहले तो एक बात बताना, ये तुम्हारी बिल्डिंग और इसके ये छोटे से फ्लोर पे तुम रहते हो, ध्यान से देखो इधर, इस अपार्टमेंट में तुम रहते हो, यहाँ पे मान लो 4-6 अपार्टमेंट है, इसमें तुम रहते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुमने है ना बाहर एक छोटी सी बगिया बना रखी है, क्या डेली बेसिस पे उसके लिए गार्डनर को बुलाते हो? हफ्ते में एक बार आ जाता है, मालिक आका कभी कभी आ जाता है और वो ठीक ठाक करके चला जाता है उसको, तो ये गार्डनर फैसिलिटी नहीं है। गार्डनर फैसिलिटी का मतलब होता है फुल टाइम गार्डनर। वो पता है कब होता है? जब ये एक बड़ा सा बंगलो होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, और ये तुम्हारा एक बड़े से लैंड के ऊपर बना हुआ होगा और आसपास यहाँ बैठ करके मतलब तुम मस्त चाय पी रहे होगे, यहाँ पे एक गार्डनर चाहिए तुम्हारे, इस मकान के लिए गार्डनर फैसिलिटी चाहिए होती है। वो जो ऊपर है ना, जो 4th फ्लोर पे तुम रह रहे हो, फ्लैट के अंदर 4 पौधे लगा करके, तुलसी का एक है उसमें, उसके लिए जो गार्डनर आ रहा है ना, वो गार्डनर फैसिलिटी नहीं है। गार्डनर फैसिलिटी का मतलब समझो पहले, बंगलों के साथ में मिलता है गार्डनर फैसिलिटी, और बंगलों के साथ में ही मिलता है, फ्लैट के साथ में नहीं मिलता। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया तुम्हारे को, इफ गार्डनर इज प्रोवाइडेड टू employee and also rent free accommodation is provided to employee which is owned by employer, so I am talking about bungalow। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये वाला सीन है और साथ में
ये गार्डनर फैसिलिटी भी दी गई है इसके लिए, यहां के लिए, तो ये टैक्स फ्री परक्यूजिट है। पता है क्यों? क्योंकि ये ना, ये गार्डनर जो है ना, ये केयर टेकर का भी काम करता है। पुरानी पिक्चरें देखी है, माली काका होते हैं साथ में हमेशा, तो उसके अंदर क्यों माली काका होते थे? वो कहते थे मैं ही माली हूं यहाँ पे और मैं ही केयर टेकर हूं। कोई भूतिया फिल्मों में भी होता था ऐसे, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, मैं तो खुद मर चुका हूं। तो कहने का मतलब ये है, मैंने जो तुम्हें बोला क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ हो, अब सर हम कैसे पहचानेंगे गार्डनर को एग्जाम्प्ट करना है? ये देखो, ध्यान से सुनना, इधर सुनना ध्यान से। तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा मिस्टर एक्स को क्या रिसीव हो रहा है? आरएफए, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो ये समझ लेना कि ये ना बंगलो है। तुम्हें आरएफए का तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं लास्ट क्लास में, 15%, 10% और 7.5% एज द केस में भी, एज पर द पॉपुलेशन, वो हो चुका, उसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको एक कुक दिया, कितने का? 50,000 रुपए पर मंथ वाला, और मैंने एक आपको साथ में गार्डनर दिया, कितने का? 10,000 रुपए पर मंथ वाला। एक आपको वॉचमैन दिया, मैंने आपको 25,000 रुपए पर मंथ वाला। बोलो सर, अब आपके हाथ में टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी? इंटू 12, और इसको भूल जाओ, गार्डनर इज फुल्ली एग्जम्प्ट। तो आपकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट ये दोनों बनेंगे, गार्डनर को भूल जाओ। समझ में आई जी? तो गार्डनर के साथ में ये पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया नोट में? ठीक है, तो ये हमारा था जी डोमेस्टिक सर्वेंट। सिर्फ गार्डनर के साथ ही? सिर्फ गार्डनर के साथ ही है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो केयर टेकर होता है सर होम का। वॉचमैन भी तो हो सकते हैं। वॉचमैन हो सकता है, तो ठीक है, जब तुम प्रोविजन अमेंड करा लोगे तो बता देना, मैं आने वाले बच्चों को पढ़ा दूंगा। मेरा वॉचमैन भी तो हो सकता है। अच्छा जी, हाँ लिखो जी, नोट लिखो। इसी में से डोमेस्टिक, हाँ इसी में डोमेस्टिक सर्वेंट में if monetary perquisite provided by employer to employee, if monetary perquisite provided by employer to employee for domestic servant, then it shall be taxable in the hands of both class of employee, that is specific and non-specific as well। इसका मतलब समझा दूं? अच्छा, इसका मतलब समझाऊं इससे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अभी मैंने मान्या और वृंदा की बात की थी, और मान्या को मैंने बनाया था स्पेसिफिक एम्प्लॉय और वृंदा को बनाया था अपना नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय, है ना? ओके, अभी भी मैं वही कर रहा हूं। तो मैंने कहा था जब मैं अपने घर से निकाल करके संजीव कपूर को इनके पास भेजता हूं तो ये सिर्फ मान्या के हाथ में टैक्सेबल होता है, वृंदा के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। अब सोच करके देखो, मान्या और वृंदा दोनों ही एक तरह का एक्सपेंडिचर कर रही हैं। क्या एक्सपेंडिचर कर रही हैं? इनके घर में ना कुक आती है, पार्ट टाइम कुक आती है, वो खाना बनाने वाली दीदी आती है 2 घंटे के लिए, और आती हैं और क्या नाम है, अपनी फीस ले लेती हैं। मान लीजिए उनके जो पैसे हैं वो है 8,000 रुपए पर मंथ। तो इन्होंने पे किया, मैंने इनको रियम्बर्स किया। बात समझ में आई? क्या ये दोनों इस फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? हैं, दोनों ही हैं। भाई मैं जनरल एम्प्लॉय को
वो भी तो देता हूं ना, लंच अलाउंस भी तो देता हूं ना। उससे बढ़िया मैंने क्या किया, मैंने कहा जी आपकी जो डोमेस्टिक सर्वेंट है ना एज अ कुक, उसके बिल्स मैं उठा लेता हूं, यानी कि आप पे करो और मैं आपको पे करूं। दैट मीन्स बिल्स ऑफ कुक पेड बाय एम्प्लॉई reimbursed by employer, that is a monetary perquisite, that is a monetary perquisite। अब ये मुझसे पैसा ले रही है ना, संजीव कपूर थोड़ी ले रही है, पैसा ले रही है। इट इज अ monetary perquisite and if it is a monetary perquisite बच्चों it shall be taxable in the hands of both class of employee। अच्छा सर, इसका मतलब अपने को देखना क्या है, अगर लिखा हो वहां पे डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय और सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट वाज 10,000 पर मंथ, तो ये क्या होगा, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के हाथ में, क्योंकि डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड किया गया था। लेकिन अगर बोला जाए कि बिल्स ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ मॉनेटरी परक्यूशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आई? एक बात तो जान लो कि तलवार की धार है टैक्स, इधर गिरे या उधर गिरे, मतलब प्रोविजन चल रहा है तुम्हारे सामने, उसको गलत इंटरप्रेट मत कर लेना। मॉनेटरी परक्यूजिट का मतलब लिख लें, आओ जी नोट में मॉनेटरी परक्यूजिट का मतलब भी लिख लेते हैं। लिखिएगा जी, मॉनेटरी परक्यूजिट मींस अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉय एंड रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। मॉनेटरी परक्यूजिट मींस अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉय एंड रीएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। ओके जी, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास में, पहले तो मैं बता दूं सेक्शन वही है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, ठीक है जी, ट्रिपल आई और रूल, बस ये चेंज हुआ, बाकी सब सेम। अच्छा जी, अब यहां पे मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, क्या बेटा लिखवाया तो सही, 3 था वो सेक्शन भी वही था, 17 सबसेक्शन 2 उसका था हमारे पास में, ट्रिपल आई ही है और वो 3 था, ये 3 विद इन ब्रैकेट 4 है। अच्छा जी, ये है हमारी गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है गुरुजी। अब देखो ये 2 तरह के हैं, ये 2 तरह के हैं, एक तो है हमारे पास में नॉन मॉनेटरी। अब तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का पता लग गया ना, मॉनेटरी का मतलब क्या और नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या बता दो। हाँ, मॉनेटरी का मतलब है जी एम्प्लॉय ने पे किया, एम्प्लॉयर ने आगे फर्दर उसको रिएम्बर्स कर दिया। और नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है, हमने तेरे को कुछ पे किया ही नहीं, हम तो सीधा ही तेरे को क्या दे रहे हैं, अपना वो फैसिलिटी ही दे रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है तो ये टैक्सेबल होगा in the hands of specific employee only, taxable in the hands of specific employee only। और यहां पे बोलो बोलो, टैक्सेबल in the hands of both types of employee।
अब टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी जी? वही जो वैल्यू पेड बाय एम्प्लॉयर और माइनस अगर कोई रिएम्बर्समेंट है तो, माइनस अगर कुछ है तो। तो मान लो इसी केस के अंदर जैसे खुद ही कंपनी वो बना रही इलेक्ट्रिसिटी, उधर उनकी सोसाइटी है, आप उन्हें फ्री में प्रोवाइड कर रही है। नहीं सर, शांति रखो अभी 2 मिनट। ये पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं, गैस फैसिलिटी के साथ में एग्जांपल के तौर पे मैं दूंगा जो आप देना चाहते हो। हाँ जी, यहाँ पे है ना नॉन मॉनिटरी के अंदर एक चीज, जैसे वहां पे गार्डनर का लोचा था ना, यहाँ पे एक अलग टाइप का लोचा है। जरा ध्यान देना मेरी बात पे, जरा ध्यान देना मेरी बात पे और आपको समझ में आएगा ऐसा है तो क्यों है। अब ना क्या था, मेरी एक एम्प्लॉय थी, मेरा सुमित एम्प्लॉय था, ठीक है, सुमित एम्प्लॉय था। सुमित मेरे को कहता कि ना सर मेरे को ना गैस फैसिलिटी चाहिए, और मैं कौन हूँ? हाँ सर, जो ये रिकवर वाला है, हाँ। माइनस करना है, वो मॉनेटरी में क्यों होगा? मतलब मॉनेटरी में कैसे होगा? तो खुद ही पैसे दे रहा हूँ। हाँ, वो बाद में अगर थोड़ा सा ले ले तो, मतलब उसमें पता है क्या होता है, उसमें पता है क्या होता है, बिल्स पे कर दिए जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हो गए, तुम्हारे नाम पे आए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे कर दिए तुम्हारे नाम पे, और बाद में ये तुमसे साइन करवा लिया गया कि देखो ये 5500 के बिल्स थे, आप एलिजिबल थे 5000 के लिए, लाओ वापस करो हमारे को 500 रुपए। तो ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन के अंदर। तो एनी रिकवरी by whatever name called in any type of perquisite shall be deducted from the taxable value. It is a golden rule. क्योंकि जो हमने रिसीव नहीं किया ना, वो हमने हमारे हाथ में टैक्सेबल कैसे हो सकता है? वो तो हमारी खुद की एक्सपेंस है। अब वो हमारी खुद की एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा, वो वाली बात हो गई क्लियर। चलो छोड़ो उस बात को। अब यहाँ पे है ना, मैं ना तुम्हें नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट के अंदर एक बात बताने वाला हूँ। जैसे आरएफए का गार्डनर का पंगा था ना, वहां पे, यहाँ पे कुछ और है। अब मान लो ये मेरा सुमित ना एम्प्लॉय है और मैं ना इसको गैस फैसिलिटी देता हूं। केस 1, मैं एम्प्लॉयर हूं रिलायंस। क्या रिलायंस गैस बनाती है? नहीं। बात समझ में आई? मैं एबीसी एसोसिएट हूं, मैं दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन हूं, मैं अमित अरोड़ा क्लासेस हूं, कुछ भी हूं, हमारा गैस फैसिलिटी देने का काम हो सकता है, मतलब दे सकते हैं हम अपने एम्प्लॉय को, लेकिन इसको बनाते नहीं है हम, सिलेंडर विलेंडर नहीं बनाते। तो केस 2 है ये जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। उसके अंदर क्या है, इफ गैस फैसिलिटी, अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, गैस फैसिलिटी को ही एक क्या नाम है वो कर रहा हूं, पॉइंट आउट कर रहा हूं कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी दी है वो अपने द्वारा जितने हमारे पास में रिसोर्सेज थे उसमें से दी है, जिसका कि हम बिजनेस कर रहे थे, तो ये एम्प्लॉय के हाथ में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे टैक्सेबल होगा। ये जनरल रूल है। अब इस चीज को हजम कैसे करें, आओ समझा देता हूं एक एग्जांपल से। तो सुमित है ना, मेरा एम्प्लॉय था। सुमित कहता सर मेरा नाम है, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, भारत पेट्रोलियम या फिर सिलेंडर इंडियन का, ठीक है जी। तो इंडियन कंपनी है मेरी, मेरा काम ही है गैस फैसिलिटी देने का। अब मेरे पास में ना मेरा एम्प्लॉय आता है, कहता है सर मेरे घर में जो है वो गैस खत्म हो गई है। मैंने कहा अरे यार यहाँ तो गोदाम बड़े पड़े, क्या बात कर रहा है। मैंने कहा एक सिलेंडर उठा के ले जा। सुमित ले गया, अगले दिन फिर आ गया, कहता सर गैस खत्म हो गई है। तो मैं कुछ शर्माता हुआ बोला नहीं, मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं। उठाया और फिर से ले गया। तीसरे दिन फिर आया, चौथे दिन फिर आया, 30 दिनों में 30 सिलेंडर। मैंने कहा करता क्या है, कह रहा खाना बनाता हूँ और खाता हूँ। गैस ही पी रहा ऐसा लग रहा है। असल में सुमित ने पता कर क्या रखा था, सुन लो वृंदा जी, पता सुमित ने कर क्या रखा था, बाहर नथुराम हलवाई से सेटिंग कर रखी थी कि मैं तेरे को सिलेंडर दिया करूंगा ब्लैक में। अब मार्केट में ये सिलेंडर मैं जनरल पब्लिक को कितने का बेचता था, मान लो 900 का, और ये ब्लैक में इसको 1200 का बेच देता था। तो इसका फायदा कितना हो जाता था, 300 रुपए। और मैं तो इसके घर का था ही, एम्प्लॉयर तो घर का था ही, ये कभी भी उठा के ले जाता था। तो ये रोज एक सिलेंडर ब्लैक कर देता था, 300 रुपए कमा लेता था। रूल बनाया गया, कहते अगर एम्प्लॉयर ने अपने द्वारा ओन्ड रिसोर्सेज में से कोई भी फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को दी तो ये उसके हाथ में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे टैक्सेबल होगा। सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है मालूम है आप लोगों को? ऊपर उसका जो नोजल होता है ना, सिक्योरिटी सिस्टम, वही 4000 रुपए का होता है। वो व्हाइट नहीं, व्हाइट तो ढक्कन होता है, वो जो हाँ जो हाँ
वो सिक्योरिटी सिस्टम ही 4,000 का होता है। नाना करते हुए भी ये सिलेंडर का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास में 10,000 रुपए बनता है। और 10,000 रुपए का मान लो तुम 5% भी निकाल लो, पहला ही स्लैब रेट कितना बनता है, जल्दी बोलो। 500। अब भाई साहब बाहर से तो कमा रहे हैं 300 और टैक्स दे रहे हैं 500। हाथ जोड़ लिए इन्होंने, कहते हैं नहीं सर नहीं, मेरे को नहीं चाहिए आपसे सिलेंडर आपके रिसोर्सेज में से। कारण रिसोर्सेज वाले सिलेंडर को ये 10,000 रुपए इनके हाथ में टैक्सेबल हो रहा है और उसके ऊपर टैक्स बन रहा है 500 रुपए, और बाहर से ये कमा पा रहे हैं ब्लैक करके सिर्फ 300 रुपए, तो क्यों लेंगे ये मुझसे? तो इन्होंने मुझसे लेना बंद कर दिया। और ये जो चोरी चल रही थी ना गैस की, ये भी खत्म हो गई। ये भी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब रूल पता है क्या है? अब करते पता है एम्प्लॉयर क्या है? इंडियन वाले एम्प्लॉय को, इंडियन कंपनी के एम्प्लॉय को अगर गैस फैसिलिटी चाहिए ना, वो अपने घर से फोन मिलाता है एचपी वाले को कि सर एचपी वाले हो, हमारे को क्या नाम है, तुम गैस सिलेंडर दे दो, चाहे इसका खर्चा मैं ही उठा लूं। और जैसे ही ये 15 दिन में दूसरी बार मिला देता है ना एचपी वाले को, तो वहां से दीदी बोल देती है फोन रख, तेरा अभी टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ। यानी कि 15 दिन से पहले इसको दूसरी बुकिंग नहीं मिलती, कभी कभी 20 दिन से पहले भी। मम्मी से पूछ लेना अपनी, उनको भी बताओ। हर एक नंबर से कराओ। तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं बात सिंपल सी सिर्फ इतनी सी है कि इफ वाटर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी provided to employee from own resources by employer, then it shall be taxable in the hands of employee at manufacturing cost। ऐसा क्वेश्चन में पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर इंटरव्यू में पूछ लो तो तुम्हें पता होना चाहिए इसके पीछे की केस स्टडी क्या थी और क्या इफेक्ट पड़ता है इस। बात समझ में आई? तो ये अमाउंट ज्यादा है ना। जब अगर मैं आपको यूज करने के लिए देता हूं सिलेंडर तो सिर्फ 900 रुपए, तो 900 रुपए पे टैक्सेबल कितना होगा? टैक्स कितना लगेगा? 5% निकाल लो उसका। अगर फर्स्ट स्लैब के हिसाब से 5 भी होता है, 20 भी होता है, 30 भी होता है ना। मैं तो सबसे लीस्ट वाला लेके चल रहा हूँ स्लैब रेट के हिसाब से। तो मैं ये कहता हूं कि लीस्ट से लीस्ट भी टैक्स लो, वो भी इसको महंगा पड़ रहा था। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्यों बनाया गया? इस केस स्टडी की वजह से बनाया गया ताकि आम लोगों को पता लगे हमने बनाए तो सिलेंडर है आम लोगों के लिए, और हमारे एम्प्लॉय ही सिलेंडर तो वापस कर देते हैं, लेकिन ये इसके हाथ में गैस फैसिलिटी टैक्सेबल होगी एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसीलिए हाँ, इसीलिए तो बनाया गया। ये सिलेंडर ला करके वापस दे रहा था, लेकिन टैक्स कितने पे दे रहा था? 10,000 रुपए। तो वो महंगा होता है। कंजम्पशन कम करने के लिए बनाया गया है। हाँ, मतलब ये चोरी चकारी कम करने के लिए बनाया गया है ये रूल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाला, ताकि जनरल पब्लिक को भी सिलेंडर मिल सके। मेरे पास गोदाम में तो सिलेंडर भरे हुए हैं, लेकिन मेरे एम्प्लॉय ही मेरे ले जा रहे हैं ब्लैक करने के लिए, तो कैसे होगा? बात समझ में आई? तो यहाँ पे लिख लो इसको जल्दी से। इफ वाटर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, कृपया लिखें। हाँ, कहीं और से लेके कैसे बेचेगा? बेचने के लिए दूसरे दिन फिर से चाहिए उसको, और वो मना कर देगी दीदी कि 15 दिन से पहले तेरी दोबारा बुकिंग नहीं हो सकती। तो वो अपने लिए क्या रखेगा? अपने लिए कहीं और से ले लो। अपने लिए कहां से ले लेगा? एक ही तो कनेक्शन है। कनेक्शन तो एक ही है ना, एक बंदे के नाम पे, एक फैमिली के नाम पे। इनफैक्ट एक फैमिली तो हाँ, एक फैमिली का मतलब भी समझ ले, पापा और मम्मी और बच्चे, दादा दादी अलग है। हाँ, बच्चे कितने से कोई लिमिट है? नहीं, इसमें बच्चों के ऊपर कंसंट्रेट मत करो, नालायक। लिखो जी, करो बच्चे कितने कितने लोगों को गैस पे ला सकता हूँ मैं। तो अगर दादा दादी एक साथ रहते हैं तो उनके नाम पे अलग से। हाँ, मेरे घर में है ना ऐसा, एक मेरे पापा के नाम पे, एक मेरे नाम पे है सिलेंडर का कनेक्शन, लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं है ब्लैक करने की। इन केस नहीं भी है, बिल्कुल तब भी नहीं है, क्योंकि अपना पढ़ा करके ही काफी अच्छा चल जाता है। चल नालायक, और ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी वाले ही करते हैं। तुम अपने पड़ोसी को सिलेंडर देते हो, ब्लैक में देते हो क्या? तुम्हारी गुडविल नहीं खराब हो जाएगी? कैसी किसी बातें करते हैं। लिखो क्वेश्चन, ओ क्वेश्चन कह रहा हूं, लिखो, नोट लिखो। इफ हाँ, इस बारे में ये समझ नहीं आया। क्या चीज? जो आपने अभी बताया ना गैस वाले का, मुझे पता नहीं लगा। मतलब उसमें यहाँ लिखा है गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स,
हाँ आप तो बोल रहे हो वो सिलेंडर के भाग के लेकर आए हो। अच्छा ठीक है, ले इसकी समस्या ये बिल्स नाम से है, ये ले बेटा। फैसिलिटी जो अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बिल्स जब बात करता हूं ना तो मॉनिटरी, वो ठीक है अपनी जगह, उसकी कंफ्यूजन। बिल्स बात करता हूं तो वो मॉनिटरी होता है, नॉन मॉनिटरी का मतलब फैसिलिटी, यानी कि सिलेंडर प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी जब मैं एग्जांपल दे दूं नॉन में हाँ वो नॉन मॉनिटरी का दिया था, तभी तो इसके नीचे एरो लगा हुआ था, ये देखो। तो अब नीचे लिखेंगे नोट, लिखो जी, नोट लिखो। If water, gas and electricity facility provided by employer, if water, gas and electricity facility provided by employer to employee from own resources, then it shall be taxable in the hands of employee. Then it shall be taxable in the hands of employee at manufacturing cost. At manufacturing cost. हाँ जी, क्या ऐसे बोल सकते हो इधर सुनो, देखना है। इलेक्ट्रिसिटी, ओ इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूँ, एजुकेशन फैसिलिटी। कितना है हाँ सेक्शन इसका एजुकेशन। एजुकेशन फैसिलिटी बेटा सेक्शन वही चल रहा है 17 सब सेक्शन 2। 3-5 है ना सर? हाँ 3-5 3-5 है ना? हाँ 3-5 है, और यहाँ पे कौन सा नंबर चल रहा है? 3 हाँ ट्रिपल आई। हाँ रूल 3-5। हाँ एजुकेशन फैसिलिटी जो दी जाती है, ये दो तरीके से दी जाती है। ठीक है जी, ओके। एक तो इन द इंस्टीट्यूशन, इन द institution or school or college by whatever name called, owned by employer, or in institution not owned by employer. ठीक है जी। अब यहां पे है ना, दो तरह के लोगों को दिया जाता है फर्दर। और यहां पे भी दो ही केस बनते हैं। ये फैसिलिटी दी जाती है टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय और अदर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक क्या, अदर फैमिली मेंबर्स, टू अदर फैमिली मेंबर्स। ऑफ एम्प्लॉय। डिपेंडेंट। हाँ सुनो तो सही, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है। मेरे पास में एक स्कूल है
मेरे पास में एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें मैं सुमित के, जो कि मेरा एम्प्लॉई है, बच्चों को पढ़ाता हूं, फ्री पढ़ाता हूं, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी देता हूं, और उसी इंस्टीट्यूशन की एक स्टैंडर्ड में या एक क्लास में इसकी मिसेस भी पढ़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई की बात कर रहा हूं, कोई भी वोकेशनल कोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, बच्चों को भी दी जा सकती है और उसके हाउस होल्ड के मेंबर्स को भी दी जाती है, फैमिली के मेंबर्स को भी दी जा सकती है। और इसमें भी सेम ही है, यहाँ पे भी सेम ही लिखो, टू चिल्ड्रन और यहाँ पे अदर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। सर टू द एम्प्लॉय नहीं हो सकती, जैसे लाइक इंटर्नशिप है। क्या कह रहे हो सर? टू द एम्प्लॉय नहीं दे सकते, जैसे फर्दर मोर स्टडीज के लिए। टू एम्प्लॉय को वो फिर ट्रेनिंग और वो उसके लिए अलग चीज हो जाती है, किसी को भी हो सकता है। हाँ ठीक है, अच्छा जी, अगर ये चिल्ड्रन को दी जाती है एम्प्लॉय की तो ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड तक ये एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर एनी नंबर ऑफ बच्चा। बात समझ में आई? ध्यान देना जरा, सुमित के 8 बच्चों को मैं एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा था जिसका कि रेट था 1200 रुपए पर मंथ। 1200 इंटू 12 इंटू 8 बच्चे, एग्जम्प्ट कितना होगा? 1000। 12 महीने इंटू 8 बच्चे। मैंने 2 नहीं बोला, मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया, एजुकेशन फैसिलिटी दी। मेरा स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन था, उसमें मैंने इसके बच्चों को फ्री पढ़ाया। मेरे को फेयर मार्केट वैल्यू पता है, क्वेश्चन के अंदर दी होगी कि बाकी के बच्चों से मैं कितने पैसे लेता हूं इस एजुकेशन के लिए, 1200 रुपए। तो एग्जाम्पशन की लिमिट कितनी है यहाँ पे? 1000। याद रहेगा? हाँ जी, चिल्ड्रन को फैसिलिटी देना एक अलग चीज है और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देना एक अलग चीज है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मतलब होता है तू अपने बच्चों को पढ़ा, तेरे बच्चों की फीस मैं उठा लूंगा। और यहाँ पे क्या है जी, मेरा स्कूल है, अपने बच्चों को वहां भेज दियो पढ़ने के लिए। ये काइंड हो गया ना एक तरीके से, परक्यूजिट्स आर काइंड जनरली। नहीं, वो तो ओन इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें मतलब कि नंबर चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं? हाँ, कितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, हाँ वहां पे 2 तक की लिमिट थी। ठीक है जी, ओके। अदर फैमिली मेंबर्स में आएंगे कौन कौन से, एक बार बता दोगे? कोई भी सब लिखवाऊंगा कि स्पेसिफिक एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड के मेंबर्स का मतलब क्या होता है, लेकिन ये सब जनरल नोट के अंदर लिखवाऊंगा, एक जनरल नोट के अंदर कि स्पेसिफिक एम्प्लॉय कौन होता है जी, जनरल एम्प्लॉय कौन होता है और हाउस होल्ड के मेंबर्स का मतलब क्या है। अभी शांति रखो, चलने दो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे टू चिल्ड्रन, अच्छा अदर फैमिली, इसको बनाओ जरा, मेरे को ऊपर करना है, जल्दी करो। हो गया हो गया सर। ठीक है जी, सर आपने टाइम टेबल बढ़ा दिया है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, उसके साथ में वो आज मरा सा चल रहा है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। 1 मिनट ठहर जाओ यार, पहले इसको लिख लो, फुल्ली टैक्सेबल, यहां पे भी फुल्ली टैक्सेबल और यहां पे भी फुल्ली टैक्सेबल। और अगेन वही वाली बात याद रखना कि अगर कोई रिकवरी हो गई ना इस काम के लिए, वो माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। एक चीज बताए थे, इतना बता दिया।
क्या बता दिया? फुली टैक्स होगा। अच्छा जी। अदर अब देखो, ये अगर एम्प्लॉयर के खुद का इंस्टीट्यूट ना हो, इंस्टीट्यूट में जा रहा है हाँ और क्या नाम है उसका फीस जो है वो फीस जो है एजुकेशन फैसिलिटी वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो ये फुली टैक्सेबल है। सिर्फ एक केस में, मतलब किसके लिए एग्जम्प्ट होगा? सिर्फ उसके लिए एग्जम्प्ट होगा खुद का जहां पे खुद का इंस्टीट्यूट हो और बच्चा भी, खुद की जान। नहीं खुद का बच्चा हो वो नहीं कह रहा मैं। खुद का मतलब एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूट हो और उसमें बच्चा पढ़ रहा हो। बच्चा नहीं पढ़ेगा, हाउस होल्ड का कोई मेंबर पढ़ेगा, फुली टैक्सेबल। इंस्टीट्यूट खुद का नहीं है और बच्चा पढ़ रहा है तो फुली टैक्सेबल। हाउस होल्ड का मेंबर पढ़ रहा है, फुली टैक्सेबल। ठीक है, तो एक ही कॉम्बिनेशन एग्जम्प्ट होगा 1000 रुपए तक, जहां पे खुद का इंस्टीट्यूशन हो और बच्चा पढ़ रहा हो। ठीक है, ओके, ये बना लिया तुम लोगों ने? एक नोट लिखो पहले, बाद में जनरल क्वेश्चन का आंसर देता हूं। एक नोट लिखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर प्रोवाइडिंग, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी और ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, for providing free educational facility or training to employee shall be fully exempt in the hands of employee, shall be exempt in the hands of employee. ठीक है जी, अच्छा जी। अगला लिखो, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। हाँ जी, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बाय ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो मिल रही है ना, ये मिल रही है टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट एजेंसी या ट्रांसपोर्ट कंपनी। अगर एयरलाइंस या फिर रेलवेज के द्वारा दी जाती है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट। अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा दी जाती है, जैसे डीटीसी है BRO, या फिर बेस्ट सर्विस है, मुंबई में बेस्ट की बसेस चलती हैं, ये टैक्सेबल है। ठीक है जी, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है जी, इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं आपसे ये कहता हूं, मान लो आप जनकपुरी से लेकर के और ISBT तक जाते हैं, तो नॉर्मल पर्सन से फ्रेट लिया जाता है, पता नहीं कितना लिया जाता है, मान लो 50 रुपए लिया जाता है, मान लो 50 रुपए लिया जाता है, और ये फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है और आप रोड के थ्रू गए हैं, तो ये फुली टैक्सेबल है 50 रुपए। अगर यही फैसिलिटी आपको रेलवेज या एयरलाइंस ने दी है, पासेस वगैरह देते हैं ना वो, तो वो क्या हो जाएंगे जी? फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। डन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कितने की फैसिलिटी दी गई है। अगला है हमारे पास में
ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। अच्छा मैं समझ तो गया। मैं तो इंग्लिश में आएगा ना सर इसमें बाय वाटर नहीं आएगा कुछ? ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। ये फुल्ली टैक्सेबल है। बात समझ में आई क्या? आपके घर के म्युनिसिपल टैक्सेस थे, आपकी ऑब्लिगेशन थी पे करने का और मैंने पे कर दिया, या आपका इनकम टैक्स था, आपकी ऑब्लिगेशन था पे करने का, मैंने पे कर दिया, ये क्या हो जाएगा सर? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, ये क्या है जी? पूरा का पूरा टैक्स कट के मिलता है। हाँ, वो अगर टैक्स भी हमारा हमने एम्प्लॉयर ने ही पे कर दिया ना, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में अगेन अगले 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 साल। हाँ अगले साल होगा ना? हाँ हाँ। अगले असेसमेंट ईयर में। अगला सुनना जी, अगला सुनना, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, लाइफ को हटाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम को लिखो। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम की ना दो पार्ट्स बनाएंगे हम। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी था ना वो फाउंडेशन में ऐसे ही पॉइंट फॉर द ऑफिशियल पर्पस फॉर द एम्प्लॉय पर्पस यूज अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, सुनो जी, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, तो ये क्या कहता है जी? ये हमारे पास में फुल्ली टैक्सेबल है। हमें 80 सी डिडक्शन तो मिलेगा ना इसमें? हाँ, 80 की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम है, सुन रहे हो जी, या फिर स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, इसके अंदर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एम्प्लॉयर ने, तो ये ना, ये एक परक्यूसिटी नहीं है, देयरफॉर नॉट टैक्सेबल। इसका मतलब समझ लो, मान लो आप लोग मेरे एम्प्लॉई हो, ठीक है ना, आप लोग मेरे एम्प्लॉई हो, मैं आपका ना, आप लोग लेबर क्लास एम्प्लॉई हो मेरे, ठीक है, फैक्ट्री में काम करते हो, मैं आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा के रखता हूं, तो ये किसके लिए है? अपने लिए ही तो है ना, अपने बेनिफिट के लिए ही है ना, तो ये परक्यूजिट है ही नहीं, माना ही नहीं जाता परक्यूजिट। परक्यूजिट नहीं है तो सैलरी का पार्ट नहीं है, और सैलरी का पार्ट नहीं है तो क्या होगा? टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैं आपकी लाइफ के ऊपर या आपके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड की लाइफ के ऊपर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता हूं एज एन एम्प्लॉयर, तो ये आपके हाथ में फुली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये एक बेनिफिट है। अब इस चीज में ना एक बात और लिख लेना नीचे नोट करके, प्रोवाइजो इसका, हाँ ये दो ही थे। मेरी एक्सपेंस में चले जाएगा एक्सटेंडर वाला। हाँ, वो तो उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की एक्सपेंस में, पीजीबीपी में एक्सपेंस मान लिया जाएगा, लेकिन उसका सैलरी से क्या लेना देना? प्रोवाइजो
टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, और इसको लिखेंगे आप, लिखिएगा, पेमेंट और रीएम्बर्समेंट, पेमेंट और रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर, पेमेंट और रीएम्बर्समेंट of mediclaim insurance premium by employer for policy taken by employee or member of his household, member of his household is exempt in the hands of employee. मतलब समझे तुम कि क्या बोला गया? ये मिस्टर एक्स थे, एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, ये मिस्टर एक्स थे और ये मिसेस एक्स थी, ठीक है जी, ओके। मिस्टर एक्स ने पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है जी, और इस अमाउंट को ₹50,000, ठीक है जी, इसको रिकवर कर लिया एंड रिकवर्ड इट फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो ये एक बेनिफिट है, देयरफॉर एक परक्यूजिट है, लेकिन ये टैक्स फ्री परक्यूजिट है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, इसके अंदर हमें एटीडी की मिलेगी डिडक्शन? हाँ मतलब से मेरे को इसका वो टैक्सेबल नहीं होगा, मुझे एटीडी वाला से मिलेगी। 80D पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ लेंगे, कुछ कंफ्यूजन हो सकती है इसमें आपको, इसलिए अभी 80D के बारे में मत सोचिए, जितना पढ़ रहे हैं सैलरी पढ़ रहे हैं, 80D के अंदर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम के कुछ और रूल्स तो उसको पढ़ेंगे। हाँ जी, ये बात समझ में आई? अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास में परक्यूजिट्स थे उसके अंदर हमने ये परक्यूजिट्स थोड़े से किए, इनको एक बारी दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ऊपर करो, क्या पूछना है ऊपर में? लिखना है, लिख लीजिए। तो प्रोसीजर वाला खत्म हो गया।